प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करने के लिए विपक्ष को आखिरकार एकजुट होना ही पड़ा। विपक्षी दलों को ये अंदाजा हो गया है कि मोदी से लड़ना आसान नहीं है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ये समझ गए हैं कि अकेले मोदी के सामने टिकना असंभव है। कांग्रेस अकेले मोदी से मुकाबला करने का सपने में भी नहीं सोच रही है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी को पीएम मोदी की ताकत समझ आ गई है। ऐसे में राहुल गांधी अब पीएम पद का मोह छोड़कर पीछे हट गए हैं और विपक्ष अब नए नाम के साथ अपने आप को पेश कर रहा है। हालांकि विपक्ष के लिए ये सब इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। गठबंधन बनने के साथ ही नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आ रही है। वहीं खबर ये भी है कि शरद पवार भी कोई गुपचुप खिचड़ी पका रहे हैं और शरद पवार के इस रुख से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी ने ऐसा खेल कर दिया है जो विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने वाला साबित हो सकता है। क्या है खबर और कैसे बीजेपी ने बढ़ा दी है विपक्ष की टेंशन, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देश के समकालीन राजनीति को समझने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अमित शाह जिस चुनाव में उतर गए उस चुनाव को वो अपने मन के हिसाब से मोड़ ही लेते हैं। अगर आपको 2014 के लोकसभा चुनाव याद होंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ आएगी कि शाह की चाणक्य नीति का ही कमाल था कि विपक्षी पार्टी की राजनीति फेल हो गई थी। 2024 से पहले अमित शाह फिर से एक्टिव हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। उनके दावों से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। मिशन 2024 से पहले अमित शाह एनडीए को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में हुई सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद उन्हें भी एनडीए में शामिल कराया गया है। इसके बाद उसी दिन समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान से मुलाकात हुई थी और उनकी भी बीजेपी में वापसी कराई गई। अमित शाह के इन बड़े दावों से विपक्षी दलों में हलचल तेज है और आने वाले समय में अमित शाह का क्या दाव हो सकता है। माना जा रहा है कि अब पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी की पश्चिमी यूपी पर नजर है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को बीजेपी के लिए यूपी के सियासी समीकरण को ठीक करना पड़ रहा हो। इससे पहले भी किसी नेता को या सहयोगी दल को या फिर किसी भी संगठन को यूपी में दिक्कत होती है तो वो सीधे अमित शाह का ही रुख करते हैं। यूपी के संगठन और प्रदेश में सरकार के चेहरे तय करने में भी अमित शाह की बड़ी भूमिका रहती है। यूपी की राजनीति में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो अधिकतर का समाधान अमित शाह के घर होने वाली बैठकों में हो जाता है, चाहे वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनना हो या फिर किसी तरह के चुनावों में टिकट बंटवारा और गठबंधन तय करने का फॉर्मूला ही क्यों ना हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं और अमित शाह का इस सीट पर पूरा फोकस रहता है। अगर किसी के भेद चरित्र या सोच को जानना है तो आप उसके परम मित्र से मिलें, क्योंकि वो ही आपको बेहतर बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ऐसा ही कुछ केजरीवाल साहब के साथ भी है। अगर साहब का सच जानना है तो आप उनके पुराने साथी कुमार विश्वास से मिल लीजिए। इस बार तो विश्वास ने केजरीवाल साहब के लिए ऐसा कुछ कह दिया कि जिसे सुनकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। देश के युवा कवि और हर मसले पर बिना लाग लपेट के बोलने वाले कुमार विश्वास ने एक साक्षात्कार के दौरान बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित उनके समर्थकों को एक बार फिर से नाराज कर दिया। इस बार उनसे जब ये पूछा गया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बारे में आपके क्या विचार हैं, इस पर उन्होंने तपाक से जवाब दे दिया कि उन्हें मैं एक ऐतिहासिक भूल मानता हूं, जबकि पीएम मोदी को लेकर संकल्प और राहुल गांधी को भोला प्रयास करार दिया। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब देते वक्त उन्होंने अपने दिमाग पर जोर लगाया और कहा मैं कह नहीं सकता। इसके आगे उन्होंने कहा ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतवासी जजमेंटल होते हैं, किसी भी सवाल के जवाब में पलटवार हाँ या ना कह देते हैं। मैं ये नहीं करूंगा। मैं पूछता हूं क्यों झूठ बोलते हैं सब। आपको पता नहीं है। सच तो यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता जिंदगी में उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, जिंदगी किस दिशा में जाएगी। सच भी यही है, किस दिशा में जाना पड़ेगा ये किसी को पता नहीं। ये बात मुझ पर भी समान रूप से लागू होती है। आखिर मैं खुदा तो नहीं हूं ना। इसीलिए इस सवाल के जवाब में मैं न झूठ बोलूंगा न सच। इंटरव्यू के दौरान जब ये पूछा गया कि क्या आप आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम के भविष्य का पीएम मानते हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं। इसी तरह उनसे जब ये पूछा गया कि आप महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक विचार नाथूराम गोडसे से संवैधानिक असहमति जताई। देश के पूर्व पीएम को जवाहरलाल नेहरू को पहला सवार,
विनायक दामोदर सावरकर को योद्धा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकल्प, राहुल गांधी को भोला प्रयास बताया, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल को उन्होंने ऐतिहासिक भूल करार दिया। कर्नाटक से विपक्षी दलों ने ताल ठोका है, लेकिन विपक्षी दलों की ये एकता जितनी ऊपर से मजबूत दिख रही है, अंदर से ये एकता उतनी ही खोखली दिख रही है। क्योंकि अगर हम उत्तर से दक्षिण तक नजर डालें तो हमें समझ आएगा कि बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस आमने सामने है। अभी हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए थे, तो दक्षिण में वाम और कांग्रेस आमने सामने है। वहीं पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को करप्ट बताकर सत्ता हासिल किया था। वहीं कर्नाटक में विपक्ष ने तो साथ आने का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की सांसें चढ़ी हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो विपक्षी एकता का मॉडल तैयार हुआ था, उसमें बीजेपी की राजनीतिक रणनीति ने ऐसी सेंधमारी की कि पूरी एकता अनेकता में बदल गई। पहले शिवसेना और अब एनसीपी की गुटबाजी और अब सीनियर पवार और जूनियर पवार की मैराथन मुलाकात ने महाराष्ट्र की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव खेमे को ये मुलाकात बेचैन कर रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने सोमवार को अजित पवार और उनके समर्थक 30 विधायकों से मीटिंग के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी कांग्रेस और शिवसेना असहज है। 4 दिन के अंदर ही अजित पवार की शरद पवार से 3 मुलाकातों ने महाविकास अघाड़ी के दोनों साथियों को पसोपेश में डाल रखा है। इन दोनों ही दलों को शरद पवार के रुख पर संदेह है। अजित पवार ने रविवार के बाद सोमवार को भी वाईबी चौहान सेंटर जाकर चाचा पवार से मुलाकात की थी। इस दौरान अजित पवार के 30 समर्थक विधायक भी उनके साथ थे। कांग्रेस और शिवसेना की चिंताओं की एक वजह यह भी है कि सोमवार को ही विपक्षी नेताओं का बेंगलुरु में जुटान शुरू हुआ था, लेकिन शरद पवार पहले दिन मुंबई में ही रुके रहे। सीनियर पवार के विपक्षी मीटिंग में ना जाकर अजित पवार से मुलाकात के लिए रुकने को लेकर संदेह हो रहा है। यही नहीं, शरद पवार गुट के विधायक भी विधानसभा में सोमवार को तब पहुंचे जब विपक्ष का धरना समाप्त हो गया। इससे शरद पवार के रुख को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि मेरी निजी राय है कि शरद पवार की भतीजे अजित पवार से मुलाकात को किसी ने भी पसंद नहीं किया होगा। कांग्रेस की विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र को शरद पवार से उम्मीद है और हमें भरोसा है कि वो लोकतंत्र के समर्थन में खड़े होंगे। वहीं एमवीए के किसी अन्य नेता ने तो इस मुलाकात पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा कि शरद पवार को अजित पवार और उनके समर्थकों से मुलाकात से ही इनकार कर देना चाहिए था। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इस मामले में शरद पवार को एक तरह से नसीहत दी। संजय राउत ने कहा कि यदि मैं शरद पवार की जगह होता तो अजित पवार को बाहर का रास्ता दिखा देता। बता दें कि अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की करीब 45 मिनट तक शरद पवार से बात हुई थी। तो देखा अपने चाचा और भतीजे की मुलाकात से कांग्रेस और उद्धव गुट की नींद कैसे उड़ गई है। वहीं विपक्ष के कर्नाटक वाले बैठक से पहले एक अखबार से बातचीत में पवार से जब सवाल किया गया कि क्या विपक्षी एकता असलियत बन सकती है, इस पर शरद पवार ने कहा कि सभी को लगता है कि देश की खातिर सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि विपक्षी एकता आसान नहीं होगी। सीनियर पवार ने कहा कि हमें एहसास है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें एकजुट रहना होगा, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दरअसल पवार ने यह बताने की कोशिश की कि कैसे अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में अभी कई परेशानियां हैं। कांग्रेस ने 26 विपक्षी दलों को अपने साथ लाकर गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं और ये कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी को जवाब कांग्रेस के ही बड़े नेता ने दे दिया है। कांग्रेस के साथ मुसीबत ये है कि उन्हें पीएम मोदी की मजबूत राजनीति छवि से मुकाबला भी करना है और गठबंधन में अपने नेताओं की बेलगाम होती आवाजों को भी कायदे में भी रखना है, लेकिन कांग्रेस दोनों ही मोर्चे पर विफल होती दिख रही है। कांग्रेस आए दिन पीएम मोदी को उनकी वैश्विक नीति को आधार बनाकर घेरती रहती है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही अब पीएम मोदी के वैश्विक नीतियों की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताती आई है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही मुस्लिम देशों के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस एक तरफ विपक्षी दलों के साथ बैठक कर मोदी को कोस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए।
शशि थरूर ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की इस्लामिक देशों तक पहुंच के लिए भी सराहना की। थरूर का कहना है कि मोदी सरकार में देश के रिश्ते इस्लामिक देशों से बेहतर हुए हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति की भी जमकर तारीफ की। खास बात है कि शशि थरूर कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। एक कार्यक्रम के दौरान थरूर ने कहा कि विदेश नीति को लेकर मैं मोदी सरकार का आलोचक हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सभी मोर्चों पर बेहतर ढंग से काम किया है। थरूर ने कहा कि मुझे याद है कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में 27 देशों की यात्रा की थी, जिसमें एक भी मुस्लिम देश नहीं था। कांग्रेस सांसद रहते हुए मैंने ये मुद्दा उठाया भी था, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि अब जो उन्होंने इस्लामिक देशों तक पहुंच के लिए किया है वो शानदार है। ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। बड़े मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे कभी नहीं थे। मैं खुशी से अपनी पुरानी आलोचना को वापस लेता हूं। इस दौरान शशि थरूर ने पीएम मोदी की तरफ से G20 को लेकर किए गए कामों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने काफ़ी अच्छे तरीके से मौके का लाभ उठाया है और भारत को विशेष मौजूदगी दर्ज कराई है। अब दुनिया भारत को और नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पीएम मोदी की विदेश नीति पहले से बेहतर हुई है। तो देखा आपने कैसे थरूर ने तमाम 26 विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया है, जो मोदी से मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर सत्ता में आने वाले केजरीवाल आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिनका विरोध कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। केजरीवाल ने अब ऐसा यू टर्न लिया कि देश के लोग काफी हैरान हो गए। अब केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा भी कैसे लगेगा, उनके कई नेता जेल जो पहुंच चुके हैं। अब केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता वाले मंच पर दिख रहे हैं। कर्नाटक में विपक्षी पार्टियों का राजनीतिक एकतांता हुआ है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि विपक्ष ने इस बात को मान लिया है कि बिना एक साथ आए प्रधानमंत्री मोदी को हराना संभव नहीं है। लेकिन इस राजनीतिक लाभप्रद महाजुटान से पहले ही तमिलनाडु से विपक्ष के लिए बुरी खबर आ गई, जिसके बाद तो ये बात सिद्ध ही हो गई कि ये विपक्षी एकता के पीछे देश को बचाना नहीं बल्कि अपने भ्रष्टाचार के कृत्यों को छुपाना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक समय में बोलने वाले केजरीवाल साहब ही राजनीति के आगे मजबूर होकर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोगों की वकालत कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी और साथ ही उनके करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे को परेशान करने वाली कार्रवाई करार दे दिया। दिल्ली के सीएम ने किसी का नाम लिए बगैर तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पर ईडी के छापे की कार्रवाई को कड़ी निंदा के साथ बताया। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों को तोड़ने और डराने के लिए काम करती है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर ईडी का इस्तेमाल इसी तरह से जारी रहा तो एक दिन एनडीए बिना किसी साझेदार वाला गठबंधन रह जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी की नीतियों से परेशान बीजेपी के कई नेता भी पार्टी छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए भारत जैसे महान राष्ट्र को डरा या नियंत्रित नहीं कर सकती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी और साथ ही उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। तमिलनाडु शिक्षा मंत्री के बेटे और लोकसभा सांसद गौतम सिगामणि के यहाँ भी छापेमारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि जून में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को जमीन हड़पने के एक मामले में विशेष अदालत से बरी कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई और विलुपुरम के पिता पुत्र के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। ईडी की पोनमुडी के खिलाफ कार्रवाई धन शोधन से जुड़ा हुआ मामला है। यह उस समय से जुड़ा हुआ है जब साल 2007 और 2011 के बीच राज्य के खनन मंत्री थे वो। उन पर मंत्री पद पर रहते हुए लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन करने का आरोप है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।